नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आंसीर डिजिटल क्लासरूम में। एक बार पुनः स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन पाठशाला में। तो मित्रों, हम आज जो प्रश्न लेके आए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ध्यान में रखते हुए 12th बोर्ड में जो एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर अपन चर्चा करेंगे। और वो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मैं आपके पूरी पुस्तक के एमसीक्यू यहाँ पर लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 18 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने संपूर्ण पाठ्यक्रम के आपके जो क्वेश्चंस है, बुक के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप जरूर इस क्लास को सभी बच्चे जो 12th एग्रीकल्चर के हैं, जो कृषि विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, वो जरूर इस क्लास को देखें। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं इस क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, जैसे कि आपको पता है पहला क्वेश्चन जो है अपन हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट से अपन ने क्वेश्चन उठाए हैं। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, देखिएगा, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से बना है। एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको पता है एग्रोस प्लस नोमोस। ठीक है, एग्रोनॉमी जो होता है एग्रोस प्लस नोमोस, ये जैसे अपन बात करें एग्रोनॉमी जो शब्द है, एग्रोनॉमी ये एग्रोस एग्रोस और नोमोस शब्द से मिलकर बना है, नोमस या नोमोस। ठीक है, इसका मतलब होता है फील्ड या खेत, फील्ड या खेत अपन कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है मैनेजमेंट या अपन कह सकते हैं प्रबंधन, यानी कि फील्ड का मैनेजमेंट, प्रबंधन करना फसलों के उत्पादन के लिए। तो ये एग्रोनॉमी का शाब्दिक अर्थ भी अपन ने देखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर जर्मन नहीं होगा, भारतीय नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया यहां पर ऑप्शन नंबर ए, और आपको यहां पर लिख देना है, जैसे कोष्टक में लिख सकते हो, ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द है? ग्रीक। इस तरीके से आंसर देना है। इसी तरीके से अगला एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला, क्या यहाँ पर पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मटेरियल्स, क्या यहाँ पर जलाक्रांति, क्या मृदा पीएच, क्या मृदा जुताई का ढंग? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से यहां पर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर जो है, देखो प्राकृतिक कारकों की बात कर रहा है तो इसका होगा पैतृक पदार्थ। क्या होगा बच्चों? पैतृक पदार्थ होगा। पैतृक पदार्थ का मतलब ये होता है जिस प्रकृति का पैतृक पदार्थ होगा उसी प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। जैसे अपन बात करें पैतृक पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है तो अम्लीय प्रकृति की मृदा, और पैतृक पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है तो क्षारीय प्रकृति की मृदा है। तो इस तरीके से यहां पर आपको पता है आंसर क्या निकल जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, है ना। मृदा उर्वरता, क्या मृदा की भौतिक दशा, क्या मृदा की स्थिति, क्या उपरोक्त सभी? तो मृदा उत्पादकता, अब सबसे पहले तो हमें उत्पादकता का मतलब पता होना चाहिए। उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन से, है ना। प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर पैदावार। ठीक है, पैदावार से ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है आपको पता है उत्पादकता को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर मृदा उत्पादकता को, और मृदा उत्पादकता को हमेशा याद रखना है रुपए या पैसों के अंदर ध्यान रखना है। रुपयों या अपन बात करें पैसे जो है इसके अंदर इसकी गणना या इसको एक तरीके से देखा जाता है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। तो यहां पर मृदा उर्वरता भी प्रभावित करती है, मृदा की भौतिक दशा भी, और मृदा की स्थिति भी प्रभावित करती है। उपरोक्त सभी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है? क्या खेजड़ी होगा, क्या सेवन घास, क्या अंजन घास, क्या न्यूटन? यहां पर आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। तो निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है, देखो आपको पता है सेवन और अंजन घास ये दोनों तो ग्रासेज होती है, ये दोनों तो क्या होती है? घासें होती है। आपको यहां पर वृक्षों की बात की गई है तो याद रखना है यहां पर खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी, जो एक तरीके से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु क्षरण या मृदा क्षरण को रोकने में क्या है, बहुत ही कारागार वृक्ष है। खेजड़ी का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना है प्रोसेपिस, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, याद रखना है सिनेरेरिया, याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में, है ना।
तो ये राज्य वृक्ष भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से उत्तर पुस्तिका में आंसर देना है। आधार बीज का स्रोत है, बताइएगा आधार बीज का स्रोत क्या यहाँ पर केंद्रक बीज है, क्या यहाँ पर प्रजनक बीज है, क्या प्रमाणित बीज है। तो देखो 4 प्रकार के बीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करें मूल केंद्रक बीज यानी कि केंद्रक बीज होता है। केंद्रक बीज के बाद आपको पता है हमारे पास प्रजनक बीज आता है, प्रजनक बीज आता है, ठीक है। प्रजनक बीज के बाद हमारे पास आता है आधार बीज। कौन सा आता है? आधार बीज। और आधार बीज के बाद हमारे पास आता है प्रमाणित बीज। कौन सा आता है? प्रमाणित बीज आता है। ये 4 प्रकार के बीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये 4 प्रकार के बीज आप लोगों को। अब पूछा गया है आधार बीज का स्रोत है, यानी कि आधार बीज का स्रोत क्या होगा। देखो आपको पता है प्रजनक बीज का स्रोत कौन होता है? केंद्रक बीज। आधार बीज का स्रोत होता है प्रजनक बीज और प्रमाणित बीज का होता है आधार बीज। तो यहां पर पूछ रहा है आधार बीज का स्रोत कौन सा होगा, तो याद रखना है प्रजनक बीज होगा। कौन सा होगा? ब्रीडर सीड जो होता है बच्चों, वो एक तरीके से याद रखना है यहां पर किसका, एक तरीके से आधार बीज का स्रोत होता है। यदि आपसे कभी पूछा जाए प्रमाणित बीज का स्रोत कौन सा है, तो प्रमाणित बीज का स्रोत कौन सा होगा? आधार बीज। ध्यान रखना है, ठीक है। आधार बीज को ही मात्रक बीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रमाणित बीज पर, है ना, प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का टैग होगा, तो ये भी अपने को याद होना चाहिए। प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का, पीले रंग का, सफेद रंग का, नीले रंग का, काले रंग का। तो यहां पर आपको बताना है, देखो सफेद रंग का जो टैग होता है ये आधार बीज पर मिलता है। किस पे मिलता है? आधार बीज पर। याद रखना है आधार बीज पर जो टैग होगा, आधार बीज पर जो टैग मिलेगा वो सफेद रंग का। यहां पर पीले रंग का ये नहीं होगा, सुनहरा पीला जो होता है वो प्रजनक बीज का होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला रंग। याद रखना है नीला रंग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको विशेष तौर से यहां पर याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे की अपन यहां पर चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके से यहां पर आपको याद रखना है पहले क्वेश्चन के जो पहले चैप्टर है इसके कुछ जो आपके बुक के एमसीक्यू है वो मैंने आप लोगों को यहां पर करवा दिए हैं, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट अगला, सबसे पहले अपने पास दूसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखो दूसरे चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया? क्या हार्वर्ड ने किया था, क्या फार्सन ने किया था, क्या नॉर्थबोर्न ने, क्या वेलफोर ने? तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थबोर्न। ध्यान रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्थबोर्न ने, ये याद रखना। ए हार्वर्ड और यशवंत वार्ड इन्होंने तो आपको पता है कंपोस्ट बनाने की एक तरीके से अपन बात करें इंदौर विधि का इन्होंने प्रचलन किया था, ठीक है। तो ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, ये भी अपना नहीं, तो नॉर्थबोर्न, ठीक है, याद रखना है इसने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। नेक्स्ट, जैविक खेती में उपयोग किया जाता है जीवांश खाद, रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, कीटनाशी। देखो जैविक खेती, जैविक खेती के अंदर आपको पता है रसायनों का कहीं जिक्र नहीं होगा, कीटनाशियों का कहीं जिक्र नहीं होगा, शाकनाशियों का कहीं जिक्र नहीं होगा, जीवांश खादों का यहां पर वर्गीकरण होगा, है ना। जीवांश खादें आपको पता है स्थूल कार्बनिक खाद होती है, एक तो हमारे पास कौन सी होती है बच्चों? स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद होती है, और एक हमारे पास होती है सांद्रित, सांद्रित कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद, ठीक है। स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद, तो ये हमारे पास क्या है? एक तरीके से जैविक खेती में उपयोग में ली जाने वाली खादें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? देखो आपसे यहां पर गोबर की खाद की बात कर रहा है, तो यहां पर प्रश्न पूछे गए, इनमें से आप ये मान के चलो कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। देखो जैसे अपन बात करें गोबर की खाद, है ना, गोबर खाद की बात करें तो गोबर खाद में आपको पता है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन 0.5% होता है, फास्फोरस 0.25% होता है, पोटेशियम 0.5% होता है। तो आप लोगों से यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा की बात की गई है, तो याद रखना है नाइट्रोजन कितना होगा? 0.5% होगा। नाइट्रोजन कितना होगा? 0.5% होगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर हरी खाद के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? क्या यहां पर 60 से 80 किलोग्राम होगी, क्या 40 से 50 किलोग्राम, क्या 90 से 100 किलोग्राम, क्या 100 से 120 किलोग्राम? तो ढेंचे की यहां पर आपको बीज दर पूछी गई है, ढेंचे के लिए बीज दर क्या होगी? तो देखो आपको पता है ढेंचा हरी खाद के लिए बहुत अच्छी फसल माना जाता है, सनई और ढेंचा,
यदि आपसे पूछा जाए हरी खाद के लिए फसलें कौन कौन सी है, आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 हरी खाद की फसलों के नाम लिखो। तो 4 हरी खाद की फसलें जैसे अपन बात करें सनई है, डेचा है, इसके अलावा आपको पता है मूंग है ना, इस तरीके से लोबिया, उड़द, ये आप लोग इस तरीके से वहां पर लिखा सकते हैं। हरी खाद की फसल क्या होती है, आपको पता है एक तरीके से जब इन फसलों में एक तरीके से अपन बात करें पुष्पन इनमें प्रारंभ होता है और 50% पुष्पन के समय इनको जमीन में दबाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर ढेचे की बीज दर जो है वो 60 से 80 किलोग्राम होगी। कितनी होगी? 60 से 80 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवांश खाद से मृदा की कौन सी अवस्था पर प्रभाव पड़ता है? अब जीवांश खाद जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, इनसे मृदा की किन दशाओं पर प्रभाव पड़ता है? क्या जैविक दशा पर प्रभाव पड़ता है, क्या रासायनिक दशा पर प्रभाव पड़ता है, क्या भौतिक दशा पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। जीवांश खादों का प्रयोग जैविक, भौतिक और रासायनिक सभी प्रकार की दशाओं में यहां पर क्या है, एक तरीके से प्रभाव पड़ता है और इन सभी दशाओं में क्या होता है, एक तरीके से सुधार होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जस्ते की कमी पाई जाती है ना, जस्ते की कमी पाई जाती है। तो आपको पता है भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में जिस पोषक तत्व की कमी है वो जस्ता ही है और लगभग यहाँ पर 47%, 47% मृदा के अंदर आपको पता है जस्ते की क्या पाई जाती है बच्चों, कमी यहाँ पर पाई जाती है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर राइजोबियम होगा, क्या एजेटोबैक्टर होगा, क्या एजोला होगा, क्या एजोस्पाइरिलम होगा? देखो एजोला तो होता है एक जलीय फर्न, क्या होती है बच्चों, जलीय फर्न होती है, याद रखना है क्या होती है, जलीय फर्न होता है। और इसका प्रयोग जो है विशेष तौर से आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, धान के खेतों में किया जाता है ना, धान के खेतों में, याद रखना है, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आप लोगों को याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अपने को याद रखना है बच्चों। आपको यहां पर राइट आंसर पूछा गया है चना, चना एक दलहनी फसल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम। तो चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित किया जाना चाहिए, राइजोबियम, याद रखना है। दो यहां पर और लिख देता हूं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक तो याद रखना है राइजोबियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, राइजोबियम ट्राइफोलाई, एक तो ये पूछा जाता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होता है ये आपको याद रखना है किसके लिए, बरसीम के लिए काम में लिया जाता है, किसके लिए, बरसीम के लिए। और एक होता है राइजोबियम, है ना, राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम मेलिलोटाई, ठीक है। तो मेलिलोटी जो होता है, मेलिलोटी, ये याद रखना है आपको, एक तरीके से रिजका, मेथी और सेंजी, ठीक है, इनके लिए आप लोगों को याद रखना है कौन सा, इनमें से बार बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ये दोनों भी याद रखना है, मैंने बता दिया है, एक बार जरूर आप इनको पढ़ना, बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है एजोला का प्रयोग कौन सी फसल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एजोला का प्रयोग उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है, गेहूं में, जौ में, मक्का में, धान में। अभी अभी बताया था एजोला एक जलीय फर्न है और आपको पता है इसका प्रयोग जो है धान की फसल में, नाइट्रो एजोला पिन्नोटा इस टाइप की प्रजातियां जो होती है वो आपको पता है काम में ली जाती है। नेक्स्ट बायोडायनेमिक खेती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो बायोडायनेमिक खेती जो होती है, विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, रोडेल फैमिली ने किया, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया, हंस मुलर ने किया, लेडी एवं वेलफोर ने किया। तो आपको याद रखना है बायोडायनामिक खेती जो है इसकी विचारधारा का प्रतिपादन जो है डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने किया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, इनमें से कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो बायोडायनामिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन रुडोल्फ स्टेनर ने किया। नेक्स्ट अगला है चंद्र दक्षिणायन, चंद्र दक्षिणायन अवस्था में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। चंद्र दक्षिणायन जो है इसकी देखा जाए तो आपको पता है कौन सी फसलों की, यहां पर चंद्र दक्षिणायन में कौन सी फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, क्या फूल वाली में,
क्या चारा वाली में, क्या अनाज वाली में? तो याद रखना है चंद्र दक्षिणायन, चंद्र दक्षिणायन और चंद्र उत्तरायण दो होता है हमारे पास। चंद्र दक्षिणायन अवस्था होती है और चंद्र उत्तरायण अवस्था होती है। तो चंद्र दक्षिणायन अवस्था के अंदर कंद वाली फसलें, जैसे कंद वाली फसलों में बात करूं तो मैं आपको याद रखना है आलू है, प्याज है, ठीक है, आलू प्याज, आलू है, प्याज है, लहसुन है, इनके अंदर आपको याद रखना है एक तरीके से यहां पर आपको ये इस तरह की फसलों की जो है इनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट है, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी क्राइसोपिड्स है, ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोडर्मा है, क्या एनपीवी है? बताइएगा यहां पर एक तरीके से जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट कौन सा है, बताइएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनपीवी का मतलब होता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है, वायरस। अब आपको पता है ये जो है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसकी अपन बात करें तो ये चने में फली छेदक का नियंत्रण करता है ना, चने में फली छेदक का नियंत्रण, चने में फली छेदक का नियंत्रण, ठीक है, फली छेदक का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, आप लोग इसका याद रखेंगे। ट्राइकोडर्मा वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार की मित्र फफूंद होती है, क्या होती है, मित्र फफूंद। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है ये और एग्जाम में आएंगे इनमें से, मित्र फफूंद होती है। ट्राइकोग्रामा ये आपको पता है एक तरीके से अंड परजीव्याब होता है, अंड परजीव्याब याद रखना है, एग पैरासिटोइड, अंड परजीव्याब कीट होता है, एग पैरासिटोइड होता है, याद रखना है। और क्राइसोपिड्स बिल्कुल यहाँ पर प्रीडेटर्स जो होते हैं, है ना, जैविक नियंत्रण के लिए प्रीडेटर्स क्राइसोपिड्स, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है। बाकी क्वेश्चनों के बारे में, बाकी ऑप्शनों के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ताकि बनने वाले क्वेश्चंस जो है इन्हीं में से बन जाए। अगला प्रश्न है ना, एप्रिकोर्निया का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? एप्रिकोनिया का प्रयोग जो है आपको बताना है कौन सी फसल में किया जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, कीट। देखिएगा यहां पर एप्रिकोर्निया क्या गेहूं में करेंगे, क्या मक्का में करेंगे, क्या धान में करेंगे, तो क्या यहाँ पर गन्ना में करेंगे? तो एप्रिकोनिया जो होता है इसका प्रयोग आपको पता है गन्ने में किया जाता है। किस में किया जाता है? गन्ने में किया जाता है। ये विशेष तौर से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, तो ये याद है। और इसका एप्रिकोनिया का प्रयोग जो है गन्ने में तो होगा, गन्ने में तो आपको पता ही है, साथ के साथ आप लोगों को याद रखना है इसका एक तरीके से पायरिला कीट के नियंत्रण में, किसमें किया जाता है, पायरिला कीट का नियंत्रण होता है, ठीक है, पायरिला कीट के नियंत्रण में इसका आपको पता है प्रयोग किया जाएगा, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहां पर निकल जाएगा अपना। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है आपको बताना है। तो प्रथम की बात की गई दिल्ली के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर, स्टॉकहोम और वाशिंगटन। बताइएगा प्रथम विश्व, है ना, पर्यावरण सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ठीक है, तो यहां पर आपको पता है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है। कहां पर है? स्वीडन में। और आपको याद रखना है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में आयोजित हुआ। कब हुआ बच्चों? 1972 में आयोजित हुआ है। 1972 के अंदर आप लोगों को याद रखना है प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 के अंदर आप लोगों को याद रखना है आयोजित हुआ। दूसरा है हमारे पास, यदि आपसे पूछा जाए दूसरा विश्व पर्यावरण सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरियो, और ये कहां पर स्थित है? ब्राजील में। कहां पर है ये? ब्राजील में है। और ये आप लोगों को याद रखना है 1992 में, ठीक है, 1992 के अंदर यह यहां पर आयोजित हुआ। तो प्रथम की बात कर रहा है तो स्टॉकहोम स्वीडन, कहां पर है? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहां पर अपन बात करें देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा मानक टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण घटक है ना? यहां पर टिकाऊ खेती के लिए यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा मानक जो है महत्वपूर्ण है। क्या यहां पर पर्यावरण होगा? क्या सूचना प्रबंधन होगा?
क्या आनुवंशिक विविधता होगी, क्या यहाँ पर ऊर्जा प्रबंधन होगा। देखो 3 घटक है, एक तो आपको याद रखना है दक्षता, 3 घटक है, दक्षता है, दूसरा है पर्यावरण है और तीसरा जो है समय। ये 3 घटक जो है ना बच्चों, ये टिकाऊ खेती के लिए है ना, टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। टिकाऊ का मतलब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ खेती, ठीक है। टिकाऊ खेती जो है आपको पता है इनके लिए है। तो दक्षता, एफिशिएंसी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, टाइम, समय याद रखना। तो यहां पर आपको पता है सूचना नहीं है, आनुवंशिक विविधता नहीं है, ऊर्जा प्रबंधन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको पता है अब हमारे पास तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हो गए हैं, इनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है सेक्टर क्षमता पर, है ना, फील्ड कैपेसिटी पर जल उपलब्धता कितनी होती है। क्या यहाँ पर 100% होगी, 50% होगी, क्या यहाँ पर 0% होगी, इनमें से कोई नहीं। तो फील्ड कैपेसिटी जो होती है सेक्टर क्षमता, है ना, यानी कि अधिकतम जल धारण की क्षमता, याद रखना है। सेक्टर क्षमता जो होती है फील्ड कैपेसिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों, फील्ड कैपेसिटी। और मृदा में आपको पता है अधिकतम जल धारण की क्षमता होती है, ठीक है। तो यहां पर फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, अधिकतम जल धारण, अधिकतम जल धारण। तो आपको पता है यहां पर अधिकतम जल धारण कितना है, 100%। इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहां पर गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है ना। तो आपको पता है गेहूं में जो है, आपको पता है वीट के अंदर इरिगेशन जो होता है इसकी 6 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 6 अवस्थाएं होती है, आप लोग याद रखेंगे, है ना, 6 अवस्थाएं होती है। इन 6 अवस्थाओं की अपन बात करें तो आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या फूल आते समय, क्या शीर्ष जड़ जमने पर, दूधिया अवस्था पर, दाना पकने पर। देखो इसको कहते हैं इंग्लिश में CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये आपको पता है गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। दूसरी चीज आपको पता है यह अवस्था बुआई के 21 दिन बाद, यह अवस्था बुआई के 20 से 21 दिन बाद आती है ना, 20 से 21 दिन बाद आती है, याद रखना है। तो आपसे कभी पूछे जाए कि ये अवस्था जो होती है कितने दिन बाद आती है, तो 20 से 21 दिन बाद ये क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था आती है, याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो याद रखना। दूसरी अवस्था होती है इंपोर्टेंट, यदि आपसे पूछा जाए गेहूं की दूसरी क्रांतिक अवस्था है तो कल्ले फुटान के समय, ध्यान रखना है कल्ले फुटान के समय। नेक्स्ट, व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि से सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है, बताइएगा। व्यवहारिक दृष्टि से सिंचाई निर्धारण जो है सबसे सरल किस विधि से, क्या पत्तियों का तापमान मापकर, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, और यहां पर पत्तियों में जल विभव मापकर, मृदा नमी के आधार पर। देखो पत्तियों का तापमान जो होता है ये याद रखना है इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, ध्यान रखना है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ध्यान रखना है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है। इंफ्रारेड फसलों की क्रांतिक क्रिटिकल स्टेज पर पत्तियों में जल विभव, मृदा नमी टेंसियोमीटर, इरोमीटर इनके द्वारा मापी जाती है। यहां पर आपको पता है सबसे सरल विधि जो है फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, ध्यान रखना है इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मापा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि है ना, सबसे कम दक्षता वाली विधि कौन सी है आप लोगों को यह बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा चौकेबार द्रोणी, चेक बेसिन इरिगेशन मेथड, बोछारी जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, बूंद बूंद विधि जिसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ड्रिप कह सकते हैं, और इसका ध्यान रखना है ट्रिकल, क्या कह सकते हैं, ट्रिकल कह सकते हैं। बोछारी जो होता है इसको कहते हैं एक तरीके से फंवारा विधि भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फंवारा विधि कह सकते हैं। और इसको स्प्रिंकलर मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर मेथड, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अनियंत्रित यहां पर फ्लाउन यानी कि फ्लड इरिगेशन मेथड। तो देखो सबसे कम जो होता है आपको पता है सिंचाई की सबसे कम दक्ष विधि जो है अनियंत्रित आफ्लावन है, ठीक है। सर्वाधिक यदि आपको पता है यहां पर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसमें होती है,
वाटर यूज एफिशिएंसी, ध्यान रखना है, वाटर यूज एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है वो आप लोगों को याद रखना है बूंद बूंद सिंचाई विधि में होती है। ठीक है, जल दक्षता सबसे ज्यादा बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। सबसे कम सिंचाई दक्षता किसकी होती है? अनियंत्रित आफलावन यानी कि फ्लड इरिगेशन मेथड जो होता है, इसकी यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ है ना? तो यहां पर देखो, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में? बूंद बूंद, बौछारी, कुंड सिंचाई, बॉर्डर पट्टी। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि जो है आप लोगों को याद रखना है, एक तरीके से इजराइल से विकसित की गई है। इसको ध्यान रखना है सिमचा ब्लास, जो 12वीं की बुक में तो नहीं है लेकिन आपको बता दिया है मैंने कि यहां पर सिमचा ब्लास ने बूंद बूंद सिंचाई विधि, ठीक है, इसको ट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिंचाई विधि में रास्ते में जलहास नहीं होता है ना, वाटर लॉस नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिएगा, क्या यहां पर बौछारी विधि भी रहेगी, क्या बॉर्डर पट्टी विधि, क्या चौकेबार, कुंड? देखो आपको पता है बौछारी, इसमें ध्यान रखना है पानी सीधा, पानी आपको पता है पानी फवारों के रूप में घूर्णी बौछार यंत्र से, फवारों के रूप में घूर्णी बौछार यंत्र, स्प्रिंकलर हेड जिसको कहते हैं, बौछार यंत्र से फसलों पर गिरता है, फसलों पर गिरता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास बौछारी विधि होगा। ठीक है, तो बौछारी विधि इसका बिल्कुल राइट और सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए यहां पर राइट निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह सिंचाई विधि अधिक उपयुक्त नहीं है जल मांग वाली फसलों के लिए, है ना? आपको पता है अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, यह आपको बताना है। क्या यहां पर बॉर्डर पट्टी विधि है, क्या चौकेबार विधि है, क्या कुंड है, यहां पर बौछारी? तो देखो यहां पर बॉर्डर पट्टी, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड नहीं है, चौकेबार, चेक बेसिन, कुंड, फ्रो मेथड, बौछारी। तो आपको पता है यहां पर अधिक जल मांग वाली जो फसलें होती है, जैसे अपन बात करें गन्ना है ना, अपने पास बात करें धान चावल है, ऐसी फसलों के लिए बौछारी स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड जो है ये ज्यादा उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि उनको जल ज्यादा चाहिए। अब फवारों के रूप में कितना जल आप दे पाओगे खुद ही सोच लो, तो ये याद रखना है। ठीक है, विशेष तौर से तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रोप्सी नाम, अब चौथा चैप्टर आ गया, बहुत ही अच्छा है वीड वाला, यहां पर वीड वाले चैप्टर की तरफ अपन यहां पर आ चुके हैं। देखिए सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रोप्सी नामक रोग होता है? क्या यहां पर अमरबेल, क्या मोथा, क्या प्याजी, क्या सत्यानाशी, है ना? तो यहां पर आपको याद रखना है सरसों के तेल में सत्यानाशी जो है ना, याद रखना है, इसकी मिलावट से ड्रोप्सी नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? द सही हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव यानी कि सबसे पहले ओरिजिन या सबसे पहले खोजा गया कौन सा है? क्या 2,4-D है, क्या एट्राजीन है, क्या आइसोप्रोट्यूरन है, क्या पेंडेमेथिलिन है? देखो इसका प्रयोग जो है विशेष तौर से दलहनी फसलों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? दलहनी फसलों में। आइसोप्रोट्यूरन जो है इसका गेहूं के अंदर किया जाता है। ठीक है, और एट्राजीन जो है ये आपको पता है मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके अंदर मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, इनके अंदर एट्राजीन काम में लिया जाता है। 2,4-D जो है गेहूं में आपको पता है एक तरीके से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर आपको पता है 2,4-D होगा। क्या होगा? तो सबसे पहले जिसका उद्भव हुआ वो 2,4-D है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है? वानस्पतिक विधि द्वारा, क्या बथुआ का होगा, क्या लहसुआ का होगा, क्या मोथा का होगा, क्या कासनी होगा? ठीक है, तो यहां पर आपको पता है वानस्पतिक प्रवर्धन जो है वो केवल और केवल किस में मिला जाएगा? मोथा, याद रखना है, मोथा जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अभिकर्ता गाजर घास, वेरी इंपोर्टेंट, गाजर घास जो होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, गाजर घास का नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम
स्टेरोफोरस, पार्थिनियम स्टेरोफोरस ध्यान रखना, जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसका नाम है। क्या इसके लिए जाइगोग्रामा बाइकलराटा होगा, नियोचिटियाना ब्रूसी होगा, एगाइसिलस हाइग्रोफाइलस होगा, क्राइटोफेगस साल्विनी होगा। तो जाइगोग्रामा बाइकलराटा जो होगा गाजर घास के नियंत्रण के लिए, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोगों को याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? क्या एट्राजीन होगा, क्या आइसोप्रोटेरोन होगा, क्या सल्फोसल्फ्यूरान होगा, इमिजाथाइपर? देखो एट्राजीन होता है ये मक्का, ज्वार, बाजरा के अंदर, विशेष तौर से बाजरा है ना, ज्वार, इनके अंदर काम में लिया जाता है। उसके बाद आइसोप्रोटेरोन और सल्फोसल्फ्यूरान ये गेहूं के अंदर प्रयुक्त होते हैं, याद रखना है, गेहूं के अंदर। और इमिजाथाइपर जो होता है ये याद रखना है सोयाबीन में। तो इसमें सोयाबीन के अंदर प्रयुक्त किया जाने वाला ये एक तरीके से क्या है अपने पास, याद रखना है, एक तरीके से हर्बिसाइड है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है, बताना है, ठीक है। द्विबीजपत्री, क्या फेलेरिस माइनर होगा? इसको ध्यान रखना है, गेहूं का गुल्ली डंडा एक तरीके से गेहूं में पाया जाता है, और गेहूं का मामा इसको कहते हैं, गेहूं का मामा, याद रखेंगे, ठीक है। क्या एविना फटुआ होगा, जंगली जई? क्या साइप्रस रोटंडस होगा, है? क्या यहाँ पर एमेरेंथस विरिडी होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है द्विबीजपत्री खरपतवार की पूछा गया है, एमेरेंथस विरिडी, जिसको चौलाई अपन कह सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हो। नेक्स्ट अगला चैप्टर नंबर 5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि कितना प्रतिशत सेक्टर वर्षा पर आधारित है? हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत, है ना, कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत जो है बारिश पर आधारित है? क्या 48% भूभाग, क्या 58%, क्या 40%, क्या 60%? तो यहां पर आपको याद रखना है वर्षा पर जो आधारित है वो 58% भूभाग है। कितना प्रतिशत है? 58% भूभाग जो है एक तरीके से अपन बात करें बारिश पर यहां पर आधारित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल कौन सी है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या गेहूं होगा, क्या उड़द होगा, क्या मक्का होगा, क्या गन्ना होगा? देखो उड़द जो होता है इसकी जड़ ग्रंथियों में, है ना, इसकी जड़ ग्रंथियों में आपको पता है कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। और ये राइजोबियम जीवाणु जो है आपको पता है एक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जीवाणु किसका? राइजोबियम जीवाणु जो है ये आप लोगों को याद रखना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन उड़द हो जाएगा, ये अपने को मालूम होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य यहां पर आपको बताना है। भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य मृदा की भौतिक दशा सुधारना, फिजिकल कंडीशन को इंप्रूव करना, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाना, सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, जैव अवशेषों को बढ़ाना और खेतों में वायु संचार करना। तो देखो आपको पता है भू परिष्करण में क्या होता है, एक तरीके से फसल या बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए मृदा की भौतिक दशा में सुधार किया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? भू परिष्करण का भौतिक दशा में सुधार। और इसका जनक पूछा जाए तो आपको याद रखना है जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल जो है आप लोग याद रखना है, आपकी बुक में दे भी रखा है, ये आ सकता है। तो भू परिष्करण का जनक कौन हो गया? जेंथ्रो टूल हो गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न है, देखिएगा प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया कौन सी है? देखिए सामान्यतः प्राथमिक भू परिष्करण कब किया जाता है? प्राइमरी जो टिलेज है, बीज बुआई से पहले, बीज अंकुरण के बाद, उपयुक्त नमी होने पर, कटाई के पश्चात। देखो बीज अंकुरण के बाद द्वितीयक भू परिष्करण, बीज बुआई से पहले जो होगा आपको याद रखना है प्राइमरी टिलेज होगा। तो प्राथमिक भू परिष्करण कब किया जाता है? बीज बुआई से पहले यहां पर प्राथमिक भू परिष्करण किया जाएगा। नेक्स्ट, गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना कहलाता है। खाली स्थान भी बन सकते हैं इनमें से। क्या मिश्रित फसल कहलाएगा? क्या यहाँ पर रक्षक फसलें कहलाएगा? क्या सहचर फसलें कहलाएगा? क्या सहायक फसलें कहलाएगा?
तो गन्ने के खेत के चारों ओर सनई की कुछ फसल बोई जाती है और सनई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है? तो गन्ने के खेत के चारों तरफ सनई जो होती है यह रक्षक फसलों के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? रक्षक फसल। तो आपको याद रखना है गार्ड क्रॉप जो है इसके लिए याद रखना है रक्षक फसलों के रूप में काम करती है। तो यहां पर ब ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, सीधी बुआई हेतु धान की उपयुक्त किस्म है। अब अपने चैप्टर नंबर यहां पर एक तरीके से छठे चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं कि सीधी बुआई के लिए आपको धान की किस्म यहां पर बतानी है। ठीक है, तो देखो सीधी बुआई क्या रत्ना होगा, क्या बाला होगा, क्या बीके होगा, क्या जया होगा। ठीक है, बीके 79 इसका पूरा जो है किस्म 79 है ना। सीधी बुआई के लिए डायरेक्ट सोविंग के लिए यहां पर आपको पता है बाला किस्म कौन सी है, बाला किस्म जो है आप लोगों को याद रखना है सीधी बुआई के लिए बेस्ट मानी जाती है। मक्का का उत्पत्ति स्थान आप लोगों को बताना है, मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है बताइएगा। यहां पर क्या यहां पर मक्का का उत्पत्ति स्थान भारत होगा, मैक्सिको होगा, जापान होगा, चीन होगा? तो यहां पर याद रखना है मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको होता है। बच्चों आपको सभी फसलों के नाम पढ़ के जाना है और उनके उत्पत्ति स्थान भी पढ़ के जाना है और उनका कुल भी पढ़ के जाना है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। नेक्स्ट अगला है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेपा या गुंदिया रोग से बचने के लिए बाजरे के बीजों को उपचारित करना चाहिए, है ना। यहां पर थोरियम सल्फेट के गोल से, नमक के गोल से, मैनकोजेब के गोल से, उपरोक्त सभी। तो चेपा या गुंदिया से बचाव के लिए आपको याद रखना है क्या काम में लिया जाता है, नमक का गोल काम में लिया जाता है 20%। और कितना ये भी आपको याद रखना है 20% नमक का गोल जो है याद रखना है चेपा या गुंदिया। इसी चेपा या गुंदिया को अर्गट रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्गट रोग कहा जाता है और क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से होता है ये, है ना, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से होता है। फ्यूजिफॉर्मिस जो है क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस से यहां पर आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, निम्न में से गेहूं की किस्म कौन सी है? क्या जया है, क्या राज है, CSH है, राज किरण है? बताइएगा गेहूं की किस्म। यहां पर CSH 5 है और राज 3077 है, ये याद रखना है। तो देखो यहां पर जया ये तो धान की हो गई, राज किरण ये आप लोगों को याद रखना है, राज किरण जो होती है ये जो की होती है। CSH ये भी नहीं है, यहां पर राज 3077 राज है, HD है, इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है। ये सारी की सारी क्या है गेहूं की किस्में होती है, राज HD है ना, राज के नाम से है, HD के नाम से, जैसे HD 2329 अर्जुन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अरहर की शुद्ध फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए? अरहर एक दलहनी फसल है, इसके लिए आप लोगों को बीज दर बतानी है। क्या 10 किलोग्राम होगी यहां पर, क्या इसके यहां पर 15 किलोग्राम होगी, क्या 20 किलोग्राम होगी, क्या 25 किलोग्राम होगी? तो आप लोगों को याद रखना है अरहर जो है एक तरीके से अपन बात करें खरीफ की दलहन फसल है और इसके लिए याद रखना है 15 किलोग्राम। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 15 किलोग्राम। अगला प्रश्न है बायो 209 902 किस किस्म का दूसरा नाम है? क्या यहां पर पूछा जय किसान, क्या वरुणा, क्या क्रांति, क्या कृष्णा? देखो बायो 202 जो है 902 जो है ये सरसों की किस्म है। किसकी है? सरसों की किस्म है और आपको पता है एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है। किससे? बायोटेक्नोलॉजी से। और इसी का दूसरा नाम है पूसा जय किसान। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम? पूसा जय किसान इसका दूसरा नाम है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रिजके में अमरबेल के नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी प्रयोग में लिया जाता है? क्या यहां पर 2,4-D, पेंडिमिथाइलिन, पेराक्वाट, ठीक है, एट्राजीन, यहां पर बताइएगा यहां पर कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो रिज का आपको याद रखना है, रिज का एक दलहनी फसल है और इसमें आपको याद रखना है कौन सा काम में लिया जाता है, पेंडिमिथाइलिन काम में लिया जाएगा। ठीक है, पेराक्वाट डाइक्वाट जो होता है नॉन सेलेक्टिव होते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं पेराक्वाट डाइक्वाट। एट्राजीन का बता ही दिया, मक्का में इनमें यूज करते हैं, 2,4-D का इनमें होगा ही नहीं। तो रिज का जो होता है इसके अंदर पेंडिमिथाइलिन काम में लेंगे। नेक्स्ट, गन्ने की बुआई हेतु तने का कौन सा भाग बीज के रूप में काम में लेना चाहिए? ऊपरी 1/3, नीचे का 1/3,
मध्य भाग, इनमें से कोई नहीं। तो गन्ने की बुआई के लिए आपको पता है ऊपरी 1/3 भाग काम में लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी 1/3 भाग की आपको पता है एक तो इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता होती है, इसलिए ये एक टॉप डोमिनेंस इफेक्ट शो करता है। टॉप डोमिनेंस ध्यान रखना है, टॉप डोमिनेंस जो है शीर्ष प्रभाविता ये दर्शाता है। और दूसरी चीज आपको पता है ऊपरी भाग में ग्लूकोज की सांद्रता ज्यादा होती है, तो इसलिए गन्ने में बुआई के लिए ऊपरी 1/3 भाग काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से आलू की सुसुप्त अवस्था दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन। आलू की सुसुप्त अवस्था, क्या यूरिया, क्या थायोयूरिया, क्या एगेलोल, क्या एरिटोन। एगलोल जो होता है गन्ने में काम में आता है, गन्ने में अंकुरण वगैरह को प्रेरित करने के लिए। थायोयूरिया जो है आप लोगों को याद रखना है सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए। आपको कमेंट करके ये बताना है सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए और कौन सा पादप हार्मोन काम में लेते हैं, उसका नाम बताना है। तो बी ऑप्शन यहां पर क्या है, राइट होगा। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं। नेक्स्ट, हरी खाद के लिए सनई की बीज दर आप लोगों को बताना है। ठीक है, हरी खाद के लिए क्या 90 से 100 किलोग्राम, 60 से 75, क्या यहां पर 50 से 60 और 40 से 45 हरी खाद के लिए आप लोगों को बताना है। तो हरी खाद के लिए यहां पर याद रखना है सनई की बीज दर 50 से 60 किलोग्राम। कितनी है, 50 से 60 किलोग्राम आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीरे में जीरी खरपतवार के नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। क्या एट्राजीन, क्या सिमाजीन, क्या डाइक्वेट, क्या फ्लोरोक्लोलिन, है ना। जीरा जो होता है इसके अंदर जीरी खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसके लिए कौन सा काम में लेंगे, क्या यहाँ पर एट्राजीन काम में लेंगे, क्या साइमोजीन काम में लेंगे, क्या डाइक्वेट, तो फ्लूक्लोरेलिन याद रखना है कौन सा काम में लेंगे, फ्लूक्लोरेलिन इसके लिए काम में लेंगे, जिसको याद रखना है। निम्न में से मेथी की किस्म कौन सी है, निम्न में से मेथी, क्या RCR20 होगी, क्या RMT 143 है ना, RF 101, क्या RF 125। तो यहां पर आपको बताना है मेथी की किस्म कौन सी होगी, तो याद रखना है RMT 143। ठीक है, है ना, राजेंद्र क्रांति RMT 143 जो है ये यहां पर मेथी की किस्म होगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में क्या 10% होगा, क्या 15% होगा, क्या 20% होगा, क्या यहां पर एक तरीके से 27% होगा। तो मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा जो है लगभग 27% होगी, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मूंगफली में जो प्रोटीन होता है वो लगभग 27% के आसपास यहां पर होगा। नेक्स्ट, प्रताप सी किसकी किस्म है, क्या मूंगफली की है, क्या तिल की है, मूंग की है, धान की है। तो याद रखना है प्रताप सी जो है C50, प्रताप जिसको C50 के नाम से जानते हैं, ये तिल की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है एक तरीके से किस्म है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बरसीम के बीजों में कौन से खरपतवार के बीज पाए जाते हैं, हिरणखुरी, कासनी, बथुआ, अमरबेल। बताइएगा यहां पर कौन से यहां पर बीज आपको देखने को मिलेंगे। कासनी, देखो अमरबेल जो होता है ये रिज्का के अंदर विशेष तौर से आप लोग याद रखेंगे। और यहां पर बात की गई बरसीम की तो कासनी के बीज, कौन से बीज, कासनी के बीज जो है इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगे। अब चलते हैं अगला चैप्टर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा किया जाता है। तो क्या आम होगा, चीकू होगा, केला होगा, अनार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा केला। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो किस फल का होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए एक तरीके से बनाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, है ना। विश्व में आपको पता है विश्व में आम का सर्वाधिक उत्पादन, यदि आपसे पूछा जाए तो विश्व में आम का सर्वाधिक उत्पादन, आम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आप लोगों को याद रखना है कहां पर होता है, भारत में। और कितना परसेंट होगा, लगभग याद रखना है 54 के आसपास जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है छोटा नागपुर कहलाता है। कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, झालावाड़। देखो छोटा नागपुर जो है वो संतरे के उत्पादन के संदर्भ में बात करता है, संतरे का उत्पादन
इसके संदर्भ में बात करता है तो याद रखना है संतरे के उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा जिला जो है छोटा नागपुर कहलाता है, तो याद रखना है झालावाड़। कौन सा कहलाता है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये राजस्थान का छोटा नागपुर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाला खाद्य क्यों कहा जाता है? क्या विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं? इनसे अधिक आय किसान को प्राप्त होती है? ये स्वास्थ्यवर्धक भूमि के क्षरण को रोकते हैं? उपरोक्त सभी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाला खाद्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति कौन सी है? क्या यहाँ पर हरित क्रांति? ये खाद्यान्न फसलों के संबंध है ना, खाद्यान्न फसलें जो होती है इनके संदर्भ में यदि कोई क्रांति की बात होगी तो खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में हरित क्रांति, है ना। गोल क्रांति जो होगी वो आपको याद रखना है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है ना। इंद्रधनुष क्रांति कृषि में समग्र, है ना, कृषि सेक्टर में समग्र विकास के लिए, है ना, कृषि सेक्टर में समग्र विकास के लिए, संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास, इसके लिए आप लोगों को याद रखना है इंद्रधनुष क्रांति काम में ली जाती। कौन सी? इंद्रधनुष। और इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? सुनहरी क्रांति, है ना। सुनहरी क्रांति जो है आप लोगों को याद रखना है फल उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सावन माह में भगवान शिव, सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना में कौन से फल वृक्ष का महत्व है? क्या यहाँ पर एक तरीके से बेलपत्र का होगा, क्या आम का होगा, क्या केला का होगा, क्या उपरोक्त सभी? तो भगवान शिव में आपको पता है बेलपत्र जो है इसकी पत्तियों की पूजा, पत्तियों के माध्यम से भगवान शिव की पूजा की जाती है, याद रखना है। इसीलिए बेलपत्र को एक तरीके से शिव जी का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? शिव जी का प्रतीक भी इसको बोला जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है बेलपत्र को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले कौन से फल का उत्पादन प्रमुखता से करते हैं? क्या आंवला, क्या किन्नो, अनार, खजूर? देखो अपन बात करें आंवला का उत्पादन अधिकतर जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अनार जो है ये आप लोगों को याद रखना है जालोर बाड़मेर की तरफ, खजूर जैसलमेर, किन्नो इसका राइट आंसर है ना, याद रखना है किन्नो जो है इसका राइट आंसर है। और किन्नो का सबसे ज्यादा उत्पादन ही अपन देखा जाए हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। आलू का कंद पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? क्या जड़ का है, क्या तना का है, क्या शाखा का है, क्या कलिका का? तना, और इसको कहते हैं ट्यूबर। क्या कहते हैं? ट्यूबर। और ट्यूबर को कहते हैं कंद। क्या कहते हैं? कंद। तो इसका राइट आंसर है आलू जो है जिस भाग का रूपांतरण है वो तने का रूपांतरण होता है। बी ऑप्शन यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु रहित पौध कौन सी प्रवर्धन विधि से तैयार की जाती है? विषाणु रहित, क्या यहां पर कलम के द्वारा, क्या दाब के द्वारा, क्या उपरोपण के द्वारा? उत्तक संवर्धन, बिल्कुल उत्तक संवर्धन सही है। उत्तक संवर्धन विधि में याद रखना है शीर्ष विभज्योतक भाग। कौन सा? शीर्ष विभज्योतक, विभज्योतक जो है भाग काम में लिया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम, है ना, कौन सा भाग? एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम भाग को लिया जाता है और इस भाग के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? विषाणु मुक्त पौधे तैयार कर सकते हैं। और आपको पता है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो बनाना में किया जा रहा है। तो आप लोग याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर विषाणु की प्रॉब्लम जो है बनाना में देखी जा रही है, ठीक है। तो उत्तक संवर्धन विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग भी इसी में हो रहा है। नेक्स्ट, दाब कलम में जड़ निकालना कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, देखो दाब कलम में जड़ निकालना कौन से सिद्धांत पर? क्या इटियोलेशन होगा? टोटियोपोटेंसी। टोटियोपोटेंसी का मतलब होता है एकल कोशिका से संपूर्ण पादप, एकल कोशिका से जो संपूर्ण नई पादप कोशिका बनती है ना, संपूर्ण नई पादप कोशिका, वो आपको पता है टोटियोपोटेंसी कहलाती है। और सुनो, टोटियोपोटेंसी जो है ये किसका मुख्य प्रिंसिपल है? उत्तक संवर्धन का। ध्यान रखना है उत्तक संवर्धन का सिद्धांत, उत्तक संवर्धन का सिद्धांत यानी कि उत्तक संवर्धन मुख्य रूप से किस पर आधारित है? टोटियोपोटेंसी पर आधारित है। टॉप वर्किंग आपको पता है, टॉप वर्किंग ये नहीं होगा। स्टायोनिक में आपको पता है सांकुर शाखा जो होती है इसका प्रभाव किसके ऊपर? मूल वृंत पर, ठीक है। और ये मूल वृंत है
और सांकुर शाखा का प्रभाव मूल व्रंत पर और मूल व्रंत का प्रभाव सांकुर शाखा पर। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, इटियोलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इटियोलेशन। नेक्स्ट, कौन सी दाब कलम में नए पररों पर मिट्टी चढ़ाते हैं तथा इन पर जड़ें निकलती है पर पौधों को तैयार कर लेते हैं? क्या मार्कोटेज होगा, स्टूल होगा, मिश्रित होगा, शीर्ष होगा? बताइएगा यहां पर कौन सी विधि है। ठीक है, कौन सी दाब कलम में पररों पर मिट्टी चढ़ाते हैं, मतलब जैसे इस तरीके से ये पररो है, इस पर आप लोग क्या चढ़ा रहे हो, मिट्टी चढ़ा रहे हो इसके चारों तरफ, यहां पर इन पर जड़ें निकल आती है और ऐसे जड़ें निकल आती है, ये इस तरीके से जड़ें निकल आती है पररों पर मिट्टी। तो ये मार्कोटेज तो बेटा गुट्ठी विधि होती है, और गुट्ठी या इसको एयर लेयरिंग कहते हैं, है ना, इसको चाइनीज विधि भी कहते हैं, चाइनीज। और इसकी एक खास बात याद रखना, परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, इसके अंदर स्पेगनम मोस ग्रास का प्रयोग होता है। स्पेगनम मोस घास जो होती है, मोस घास का प्रयोग आप लोगों को याद रखना है किस पे किया जाता है, मार्कोटेज में। ठीक है, और यहां पर शीर्ष दाब नहीं होगा, मिश्रित दाब नहीं होगा, स्टूल या इसको कहते हैं माउंड लेयरिंग। स्टूल को ही हम क्या कहते हैं, माउंड लेयरिंग, माउंड। ठीक है, और ये माउंड लेयरिंग जो होता है इसी को हम कहते हैं टीला दाब। क्या कहते हैं, टीला दाब कहते हैं। और ये विशेष तौर से आपके अमरूद में प्रयुक्त होती है। किस में होती है, अमरूद में। पूरा क्वेश्चन समझा दिया मैंने, आप लोग याद रखना है, ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुराने बीजू पौधों को, पुराने फल वृक्षों को इच्छित किस्मों में परिवर्तन हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, पुराने फल वृक्ष जो होते हैं उनको एक तरीके से नई किस्मों में परिवर्तित करने के लिए क्या उपरोपण होगा, उपरोपण को ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, ये याद रखना है। क्या ब्रिज ग्राफ्टिंग होगा, क्या शीर्ष वर्किंग होगा, क्या छल्ला कलिकायन होगा? छल्ला कलिकायन बेर में काम में ली जाती है, इतना सा ध्यान रख लेना बस। ठीक है, ब्रिज ग्राफ्टिंग जो होती है पुराने, है ना, गांवग्रस्त पौधों को सुधारने में, गांवग्रस्त या चोटग्रस्त पौधों को सुधारने में। ठीक है, ग्रस्त पौधों को सुधारने में आपको पता है एक तरीके से सुधारना, इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, ब्रिज ग्राफ्टिंग। तो याद रखना है पुराने बीजू पौधों को इच्छित किस्मों में बदलने के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन शीर्ष वर्किंग, जिसको हम टॉप वर्किंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टॉप वर्किंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी व अनानास का प्रसारण क्रम से किस विधि से करते हैं? है ना, स्ट्रॉबेरी क्या रनर स्लिप, क्या स्लिप और रनर्स, और दोनों सकर्स, क्लम व ऑफशूट। तो स्ट्रॉबेरी की बात की है तो स्ट्रॉबेरी का ध्यान रखना है रनर्स, और अनानास का किससे होता है, पाइनएप्पल का स्लिप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। यहां पर स्ट्रॉबेरी का रनर से होता है और अनानास का किससे होता है, स्लिप से होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ग्राफ्टिंग पौधे में ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ग्राफ्टिंग में पौधे के ऊपरी भाग, जैसे इस तरीके से देखो आप लोग, ये अपने पास एक तो ये भाग होता है, ये एक भाग होता है। तो ऊपर वाला भाग जो होता है ना बच्चों, इसको तो कहते हैं सांकुर शाखा। क्या कहते हैं इसको, सांकुर शाखा कहेंगे, इसको सांकुर शाखा, और इसको कहेंगे मूल व्रंत। क्या कहेंगे, मूल व्रंत। तो मूल व्रंत के ऊपर लगाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, सांकुर शाखा। सांकुर शाखा के जो नीचे लगता है वो मूल व्रंत होता है। तो ये बोल रहा है ग्राफ्टिंग में ऊपरी भाग को सांकुर शाखा कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, सांकुर शाखा कहते हैं। इस प्रकार से ये अपने यहां पर क्वेश्चंस हो गए। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास यूनिट नंबर 9, इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसके क्या क्वेश्चंस, देखो, शुष्क एवं गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल है। देखो, क्या बेर है, आम है, अंगूर है, सेब है। सेब तो शीतोष्ण जलवायु का है। कौन सी जलवायु का है, शीतोष्ण जलवायु का। अंगूर जो है ये उपोष्ण जलवायु का है। कौन सा है, उपोष्ण जलवायु। आम जो है उष्ण जलवायु का, और बेर जो है शुष्क जलवायु का है। तो आपसे शुष्क जलवायु के लिए बात की गई है, तो शुष्क जलवायु का आप लोगों को याद रखना है, यहां पर कौन सा है बच्चों, एक तरीके से बेर होता है। नेक्स्ट, फल वृक्षों के लिए भूमि की गहराई कितनी होनी चाहिए? फल वृक्षों के लिए क्या 4.5 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर? देखो, पपीता के लिए 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी सबके लिए 2 मीटर होनी चाहिए। तो पपीता के लिए आप लोगों को याद रखना है कितनी है, पपीता के लिए 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर के आसपास जो है पपीता के लिए होनी चाहिए। बाकी सबके लिए जो है 2 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, तो सभी फल वृक्षों के लिए याद रखना है मिट्टी की गहराई कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर के आसपास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों के लिए उपयुक्त कौन सा होता है? पंचभुजाकार में क्या होता है, वर्गाकार विधि का ही रूपांतरण होता है।
जैसे यहाँ पर ये आपको पता है एक वर्ग है और इसके वर्ग के 4 कोने हैं और आपको पता है इसके अंदर देखा जाए तो ये 5वां पौधा जो होता है इसको कहते हैं पूरक पौधा, ठीक है। और ये पूरक पौधा जो होता है इसके अंदर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करें पपीता होता है, फालसा होता है, याद रखना है पपीता फालसा, इस तरीके से, है ना, विशेष तौर से अपने को याद रखना है, तो है ना, केला, ये भी आपको पता है पूरक पौधा। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ रहा है पौधों के लिए, क्या आम होगा, नहीं, खजूर होगा, नहीं, नींबू होगा, नहीं, तो एक ही तो ऑप्शन दे रखा है पपीता, ठीक है। बाकी यदि ऑप्शन में और आ जाए तो याद रखना है पपीता फालसा और केला। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो अगला क्वेश्चन है पपीता का पौधरोपण, है ना, का अंतर कितना है। पपीता में क्या 6x6 होता है, क्या 5x5 होता है, 3x3 होता है, 7x7। देखो 7x7 पे आपको पता है विशेष तौर से आपके बुक में दे रखा है अमरूद वगैरह, ये याद रखना है। 5x5 पे आम की दशहरी किस्म होती है, अनार होता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 6x6 पर नींबू वर्गीय फल होते हैं, नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फल होता है। इसके अलावा आप लोग याद सकते हैं बेलपत्र होता है, बेलपत्र, और यहां पर बात की गई है 3x3, ये याद रखना है पपीता की दूरी यहां पर मानी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बाग लगाने के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी, प्रवाह विधि है, ड्रिप विधि है, नालियां बनाकर है, वलय। तो बाग लगाने के लिए आपको पता है ड्रिप विधि होती है। इसमें आपको पता है जल दक्षता सर्वाधिक होती है, क्या होती है इसकी जल दक्षता जो होती है, जल दक्षता सर्वाधिक, जल दक्षता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन की होती है, बी ऑप्शन। तो बगीचे के लिए सबसे बढ़िया विधि जो होती है वो आपको याद रखना है ड्रिप इरिगेशन होती है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की सांद्रता का कितना प्रतिशत लिया जाता है। पाला जो होता है आपको याद रखना है एक तरीके से, इसे बचाव के लिए आपको यहां पर याद रखना है H2SO4 0.1% याद रखना है, ठीक है। पाले से बचाव के अन्य तरीके, जैसे अपन बात करें वायुरोधी वृक्ष, आपको वायुरोधी वृक्ष लगानी चाहिए। तो वायुरोधी वृक्ष जो होते हैं आप लोग याद रख सकते हैं कौन कौन से होते हैं, आपको याद ही है ना, आम, शीशम, कनेर, बबूल वगैरह इस टाइप के, ठीक है, वायुरोधी वृक्ष। और ये किस दिशा में लगाए जाते हैं, उत्तर दिशा में। इसके अलावा आपको पता है फव्वारा विधि से सिंचाई करना, फव्वारा विधि से क्या कर सकते हैं, सिंचाई आ सकता है, ये विधि से सिंचाई, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। इसके अलावा हम बात करें धुआं करना, धुआं करना, टाटियां बांधना, है ना, करना, और टाटियां बांधना, टाटियां बांधना याद रखना है। और विद्युत हीटर, विद्युत हीटर, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो भी अपन यहां पर काम में ले सकते हैं। तो राइट आंसर इसका 0.1% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.1%। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला क्वेश्चन है ठंडी हवाओं से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष, ठंडी हवाओं से, देखो आपको पता है वायुरोधी वृक्ष जो होते हैं ये उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। वायुरोधी वृक्षों की दिशा की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा। और उत्तर पश्चिम दिशा में अपन बात करें तो उत्तर दिशा में आपको पता है ये ठंडी हवाओं से, और पश्चिम दिशा में कौन सी, गर्म हवाओं से। ठंडी दिशाएं पाला और गर्म हवाएं लू होता है। तो यहां पर ठंडी हवाओं की बात कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में, और पश्चिम दिशा में हो तो आपको याद रखना है गर्म हवाओं से बचाने के लिए। नेक्स्ट लू कहलाती है अत्यधिक गर्म हवा, सामान्य हवा, ठंडी हवा। ठंडी हवा को हम कह सकते हैं पाला, और लू जो होती है अत्यधिक गर्म हवाएं होती है ना, तो याद रखना है, ठीक है। यहां पर लू, लू की अपन बात करें तो यहां पर अत्यधिक गर्म हवा और गर्म हवा दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहां पर अत्यधिक गर्म हवाएं यहां पर एक तरीके से नहीं होगी, यहां पर एक तरीके से बात करें तो गर्म हवा अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है गर्म हवा, और ये आपके कब कौन से माह में, जून माह में देखी जाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फल वृक्षों के तनों पर सफेद चूने से बचाओ, क्या ठंड से, क्या लू से, क्या वर्षा से, क्या रोगों से। देखो फल वृक्षों के तने पर सफेद चूने का जो लेप करते हैं ये आपको याद रखना है लू से बचाव करता है। किससे बचाव करता है, लू से बचाव करता है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लू से बचाव। अगला प्रश्न है हमारे पास, पलवार से बचाव होता है रोग का, कीट का, नमी का, इनमें से कोई नहीं।
पलवार, पलवार क्या होता है, मृदा की सतह को कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से ढकना क्या कहलाता है, पलवार कहलाता है ना। मृदा की सतह को कार्बनिक या अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं इनसे ढकना एक तरीके से पलवार। और पलवार जो होता है नमी का संरक्षण, किससे क्या होता है, नमी का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकता है, क्या 2,4-D रोकता है, क्या IAA, क्या IBA, क्या सेरेडेक्स, बताइएगा। सेरेडेक्स जो है ये आप लोगों को याद रखना है, IBA का ही नाम है। ये आपको पता है IBA जो होता है कलम में जड़ फुटान, कलम में जड़ फुटान, कलम में जड़ फुटान में मदद करता है, जड़ फुटान में मदद करता है, याद रखना है, ठीक है। कलम में जड़ फुटान में मदद। IAA ये नहीं होगा। 2,4-D ये आप लोगों को याद रखना है 10 ppm, कितना, 10 ppm मात्रा जो है याद रखना है। और NAA भी मदद करता है, ठीक है। 2,4-D होता है और एक NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है 50 ppm, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ये भी फलों को गिरने से बचाता है। अगला, निम्न में से फलन के लिए मुख्यतः आवश्यक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। देखो फलन जो है, फलन के लिए आप लोगों को याद रखना है, फलन अच्छा हो इसके लिए याद रखना है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अच्छा हो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अच्छा हो। और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। कार्बन मतलब एक तरीके से यहां देखा जाए तो फास्फोरस नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन उपस्थित होता है, C6H12O6 है ना, अपन लिख सकते हैं C6H12O6, और इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, प्रोटोगाइनी संबंधित है, आपको पता है दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रोटोएंड्री है ना, इस प्रोटोएंड्री में आपको पता है नर पुष्प जो होता है ये पहले परिपक्व होता है, और प्रोटोगाइनी जो होती है, प्रोटोगाइनी के अंदर मादा पुष्प जो है ये पहले परिपक्व होता है, ठीक है, मादा पुष्प जो है ये पहले परिपक्व होता है। तो आपको पता है ये दोनों शब्द किससे संबंधित है, ये फ्लोवर से, पुष्प से, तो आप लोग जड़, तना, पत्ती ये नहीं होगा, पुष्प से संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा, पुष्प से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा नेक्स्ट, कौन सा कटाई छटाई आवश्यक, निम्न में से कटाई छटाई अत्यधिक आवश्यक है, पपीता, आम, अमरूद, बेर, कटाई छटाई सबसे ज्यादा किसमें आवश्यक है यह आपको बताना है। देखो तो कटाई छटाई जो है आम में ज्यादा जरूरी नहीं है, सॉरी पपीता में नहीं है, आम में नहीं है, अमरूद में नहीं है, बेर में, बेर में आप लोगों को कटाई छटाई याद रखना है, प्रूनिंग जो होती है बेर के अंदर ध्यान रखना है, प्रूनिंग इन बेर है ना, प्रूनिंग बेर में जो प्रूनिंग होती है वो कब होती है, तो याद रखना है बेर के अंदर प्रूनिंग जो है आपको याद रखना है 15 अप्रैल से 15 ध्यान रखना है 15 मई के बीच बीच में इसके अंदर क्या होती है, प्रूनिंग होती है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेर, क्या होगा, बेर, और ये इसका द ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलिनाइजर्स होते हैं कीट, फल वृक्ष, रोग, वायुरोधी वृक्ष। तो यहां पर पोलिनाइजर्स कीट नहीं होगा, ठीक है, रोग भी नहीं होगा, वायुरोधी वृक्ष भी नहीं होगा, फल वृक्ष होंगे। और ये कौन से फल वृक्ष होते हैं, पराग कण पैदा करने वाले, पराग कण पैदा करने वाले फल वृक्ष, करने वाले फल वृक्ष जो होते हैं आप लोग याद रखेंगे, यहां पर पराग कण पैदा करने वाले फल वृक्ष, ये आप लोगों को याद रखना है पोलिनाइजर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक है, वृद्धि रोधक, IAA, NAA, ABA, IBA। देखो IAA, NAA और IBA ये तीनों जो है ना, IAA, NAA और IBA ये तीनों वृद्धि प्ररोह है, क्या है ये, वृद्धि प्ररोह है, ग्रोथ प्रमोटर है। IABA जो है एब्सिसिक एसिड, ये याद रखना है वृद्धि नियंत्रक है, क्या है ये, वृद्धि नियंत्रक है, और ये वृद्धि को कंट्रोल कर देता है, और ये तनाव हार्मोन भी कहलाता है, ठीक है, तनाव हार्मोन भी कहलाता है, ठीक है, तनाव हार्मोन रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन होता है, याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABA, राइट आंसर इसका ABA हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2,4-D है, क्या वृद्धि कारक है, रोग कारक है, कीटनाशक है, कवकनाशक है, बताइए 2,4-D। क्या रोगनाशक है, कीटनाशक है, कवकनाशक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वृद्धि कारक है ना। और आपको पता है 2,4-D जो होता है, 2,4-D याद है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है ना, फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल। और ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, एक तरीके से किसका प्रकार होता है, ऑक्सीजन का ही प्रकार होता है, ऑक्सीजन का प्रकार होता है। और साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है, दो तरीके से काम करता है ये, है ना। यदि सांद्रता के आधार पर यदि इसका 20 ppm है ज्यादा तो ये खरपतवार नाशी के रूप में, है ना, खरपतवार नाशी। और यदि 20 ppm से कम है तो आप लोगों को याद रखना है एक तरीके से ये प्लांट हार्मोन। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा रसायन है जो खरपतवार नाशी और पादप हार्मोन दोनों के रूप में काम करता है, तो याद रखना है कौन सा है, 2,4-DA। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भंडारण में प्याज के अंकुरण को या प्याज को उपचारित किया जाता है, क्या 2,4-D से, GA जिब्रेलिक एसिड से, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड से, MH मेलिक हाइड्रोजाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, MH मेलिक हाइड्रोजाइड इसका नाम होता है ना, मेलिक हाइड्रोजाइड। सुपरवाइजर में आ चुका है ये क्वेश्चन, मेलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है। और ये प्याज का जो भंडार गृह होता है उसमें अंकुरण को प्रेरित करता है। स्प्राउट स्टॉप के नाम से जानते हैं इसको, किस नाम से, स्प्राउट स्टॉप के नाम से इसको जानते हैं, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ उत्पत्ति वाला पादप हार्मोन है। देखो GA है, IAA है, IBA है और काइनेटीन है। देखो काइनेटीन को हम साइटोकाइनिन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना है, साइटोकाइनिन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट किस में काम करता है, ये पूछा गया बोर्ड के परीक्षा में, कोशिका विभाजन। आप लोग याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है साइटोकाइनिन का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। IBA जो होता है ये जड़ फुटान में मदद करता है, जड़ फुटान इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन बता देता हूं। और जड़ उत्पत्ति वाला ही तो पूछा गया है, तो यहां पर IBA हो जाएगा, याद रखना है। GA जो होता है ये अंकुरण को प्रेरित करता है, ध्यान रखना है, अंकुरण का प्रेरण करने वाला पादप हार्मोन जो होता है वो GA होता है, ये है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फूल आने के लिए NAA की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, NAA की सांद्रता कितनी होनी चाहिए ये आप लोग बताएं। फूल आने के लिए 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm। तो फूल आने के लिए यहां पर NAA की सांद्रता कितनी होनी चाहिए ये आप लोगों को बताना है। देखो NAA जो होता है इसको एक तरीके से विरलीकरण हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विरलीकरण हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं थिनिंग हार्मोन, ये हम इसको कह सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो तो यहां पर NAA की सांद्रता नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड होगा इसका पूरा नाम। बाकी आप लोगों को फूल के लिए इसकी सांद्रता 20 ppm, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर पुस्तिका में आप लोग करना। अगला सवाल है आपके सामने, नर मंजरी हेतु, ये पिछले साल जेट के एग्जाम में पूछा गया था, नर मंजरी हेतु खजूर की किस्म कौन सी है, क्या हल्लावी है, जायदी है, मेडजूल है, गन्नामी। देखो यहां पर गन्नामी, मदसरी और आलन सिटी, ठीक है, आलन सिटी, ये तीनों किस्में जो है खजूर में नर मंजरी के लिए है। किसके लिए, नर मंजरी के लिए। ये क्वेश्चन जेट में भी पूछा गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर द नंबर दे। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोमायसी, थार नीलकंठ, थार दिव्या किसकी किस्में हैं, बेलपत्र की, बेर की, आंवले की, खजूर की। तो यहां पर याद रखना है गोमायसी, थार नीलकंठ और थार दिव्या ये बेल पत्थर की होगी। एगल मार्मिलोस इसका नाम है ना, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एगल मार्मिलोस इसका नाम होता है, रूटेसी कुल होता है, रूटेसी इसका कुल होता है, रूटेसी, ये याद रखेंगे। बेर जिजिपस मोरेसियाना है सही, आंवला एम्बलिका ऑफिसिनेलिस यूफोरबियसी, फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा खजूर का है, याद रखना है, पामी इसका कुल है। बेल में पुष्पन का समय है, बेल पत्र में पुष्पन का समय आपको बताना है, क्या जनवरी से फरवरी में, अप्रैल से मई में, अगस्त से सितंबर में और दिसंबर से जनवरी। बेल एकमात्र ऐसा फल वृक्ष है जिसमें लगाने के 15 साल बाद
लगाने के 15 साल बाद व्यावसायिक फलन होता है। लंबे दिनों बाद बच्चों यहाँ पर फलन होता है। और पुष्पन से फलन में भी इसमें 10 से 11 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पर पुष्पन का समय अप्रैल मई के अंदर इसका पुष्पन होता है। अगला, अनार का व्यावसायिक प्रसारण कौन सी विधि से होता है? देखिएगा, बीज से, गुट्टी से, कलम से, उत्तक संवर्धन से। ये प्रवर्धन की क्या है, एक तरीके से आधुनिक विधि होती है। कौन सी विधि होती है? आधुनिक विधि होती है, याद रखना है। कलम इसका बिल्कुल राइट होगा, अनार का व्यवसायिक जो है कलम से होगा, दे भी रखा है। गुट्टी भी काम में लेते हैं, लेकिन व्यवसायिक सबसे ज्यादा कलम करके आना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंवले में पुष्पन का समय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आंवले में 2-3 बातें बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फल वृक्ष है जिसके अंदर जाइगोडोरमेंसी पाई जाती है? कौन सी? जाइगोडोरमेंसी पाई जाती है, तो वो आपके आंवला ही है। कौन सा है? आंवला है, आप लोग याद रखना है, ठीक है, आंवला। इसके बाद हम बात करें, क्या मार्च अप्रैल होगा, क्या जून जुलाई होगा, क्या अक्टूबर नवंबर होगा? तो पुष्पन का समय होगा मार्च अप्रैल। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, मार्च अप्रैल के अंदर, ठीक है। ये विशेष तौर से याद रखना है आंवले के अंदर। अगला, अंगूर के कौन से रोग के निदान करने में बोर्डो मिक्सर की खोज हुई? एंथ्रेक्नोज, फल विल्गन, छांचिया, मृदुरोमिल। छांचिया को कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू और मृदुरोमिल को कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है बोर्डो मिश्रण, आपको पता है प्रोफेसर, ये प्रोफेसर जो है प्रोफेसर मिलाडे जो है इन्होंने खोज की थी। और इन्होंने 1885 में, कब? 1885 में फ्रांस के थे। और कॉपर सल्फेट प्लस चूना यानी कि लाइम प्लस पानी, इसी से बोर्डो मिक्सर बना था। और इसका अनुपात 5:5:50 ये इसका था। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मृदुरोमिल आसिता जो है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, बेर का पौधा सुषुप्ता अवस्था में कब होता है? क्या ये शरद काल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में, उपरोक्त सभी में? तो ये ग्रीष्म काल में, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, सुषुप्ता अवस्था में। और इसी समय आपको पता है बेर में क्या की जाती है? बेर में प्रूनिंग की जाती है ना। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रूनिंग का समय। बेर में प्रूनिंग आपको पता है ग्रीष्म काल में ही इसमें की जाती है। अगला प्रश्न है, पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? क्या कवक है, क्या माहू है, क्या सफेद मक्खी है, क्या लाल मकड़ी है? देखो, पर्ण कुंचन ये विषाणु से तो होता ही है, लेकिन इसका वाहक पूछा गया है, तो इसका वाहक जो होता है वो सफेद मक्खी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सफेद मक्खी। और सफेद मक्खी का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो सफेद मक्खी का नाम होता है बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई, ठीक है। बेमेसिया टेबेसाई जो है इसका आप लोग याद रखना है, इसका वाहक होता है। तो इसका एक तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफेद मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफेद मक्खी होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अमरूद की लाल गुदे, ये भी जेट में आया था इस साल 2024 में, जेट 2024 का क्वेश्चन है ये। कई सारे क्वेश्चन यहां से बोर्ड में, इनमें सब में क्वेश्चन आते हैं। क्या सरदार, जिसको L49 के नाम से जानते हैं, याद रखना है। ललित, अर्कामूल्या, पंत प्रभात, तो राइट आंसर ध्यान रखना है ललित। ललित आपको पता है अमरूद के लाल गुदे वाली किस्म है, ये अपने को पता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी व्याधि केले को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? पन्नामा विल्ट, शीर्ष गुच्छा, फिंगर टिप और फल विल्गन, बताइएगा, है ना। केले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी यहां पर एक तरीके से व्याधि है, ये अपने को बताना है। देखो, तो आपको यहां पर याद होना चाहिए केले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो व्याधि है वो पन्नामा विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबिनेंस, इसका ध्यान रखना है, पैथोजन होता है। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम, स्पोरम, पेतोवार जो होता है क्यूबिनेंस। कौन सा होता है? क्यूबिनेंस जो होता है वो आप लोग याद रखेंगे, इसका पेतोवार होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का भाग खराब हो जाता है, कितना प्रतिशत भाग? क्या 10 से 15, 25 से 30, 50 से 60, 60%? हमारे देश में आपको पता है फल और सब्जी के कुल उत्पादन का 25 से 30% भाग जो है खराब हो जाता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत भाग फल और सब्जी का, है ना, उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग प्रसंस्करण में? तो याद रखना है प्रसंस्करण में हमारे देश में
कुल फल और सब्जी के उत्पादन का केवल 2 से 3% भाग प्रसंस्करण में काम आता है। तो हम खराब कितना होता है 25 से 30 और प्रसंस्करण में 2 से 3। शर्करा द्वारा परिरक्षित है ना पदार्थ में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ जो होता है, पदार्थ में है ना चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60 और 65 से 70। तो 65% से अधिक ही होनी चाहिए। जैसे अपन जेम की बात करें 68% होती है, जेली की बात 65, मुरब्बा 70, इस तरीके से याद रखना है। चीनी, शर्करा, और शर्करा जो होती है ये परासरण के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर? परासरण सिद्धांत पर आधारित, परासरण सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, तो परासरण सिद्धांत पर आधारित जो होती है ये याद रखना है आपके कि कौन सी है, तो चीनी है। और 65 से 70% इसका डी ऑप्शन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में दे सकते हो। अगला प्रश्न है, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। नमक का 5%, 6%, 8%, 2। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत जो होता है 2%, और इसको कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। ध्यान रखना है, ब्राइन। नमक को क्या कहते हैं? ब्राइन। और शर्करा जो होती है उसको कहते हैं सिरप। क्या कहते हैं? सिरप। याद रखना है, सिरप, सिरपिंग। ठीक है, तो इसका द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानक में कुल घुलनशील ठोस, टीएसएस की बात कर रहा है, टीएसएस की बात कर रहा है, तो कितना होगा? 60, 40, 30, 65। तो पानक के अंदर 40% टीएसएस होता है। और कभी आपसे पूछ लिया जाए फल परसेंट कितना होगा, तो पानक के अंदर फल प्रतिशत होगा 25%। कितना होगा? 25% इसके अंदर फल भाग होगा। अगला प्रश्न है, पेक्टिन परीक्षण किया जाता है जेल थर्मामीटर से, जेल मीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। जेल मीटर काम में आता है। इलेक्ट्रोमीटर तो आपको पता है दूध का जो आपको पता है आरडी ज्ञात करने में आता है। जेली थर्मामीटर ये तापमान, जेली का तापमान मापने में। तो बी यहां पर याद रखना है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, टमाटर सॉस में परिरक्षण के रूप में क्या नमक है, सोडियम बेंजोएट है, चीनी है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसका प्रयोग ध्यान रखना है रंगहीन फलों के लिए। किसके लिए? रंगहीन फल जो होते हैं इनके लिए। और सोडियम बेंजोएट जो है इसका राइट आंसर यहां पर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है ना? किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताओ। है ना, यूनिट नंबर अपने 12वां जो चैप्टर है एग्री पशुपालन का, इसका अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। और किसी भी जो उद्योग है, व्यवसाय है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लागत को कम करना, उत्पादन को अधिक से अधिक करना, और उपरोक्त दोनों। तो किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य जो है याद रखना है, लागत को कम करना है, जो उसके अंदर खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, उसको कम करना है, उत्पादन को अधिक से अधिक करना है। तो स ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय, भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद प्रकट होते हैं? तो देखो 16 से 17 दिन, ये तो भेड़ का मान सकते हो, है ना, 16.5 दिन ये भेड़ का। 19 से 21 दिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 21 दिन का यहां पर याद रखना है। उपरोक्त तो दोनों नहीं होगा, गाय, भैंस, बकरी में पूछा गया है, ब ऑप्शन यहां पर सही निकल जाएगा। अगला, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या गया? तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था वस्त्र प्राप्ति, भोजन प्राप्ति, सवारी, बोझा। आपकी बुक में लिख रखा है मांस उत्पादन, और मांस जो है मांस के लिए पाला गया, इसका मतलब भोजन का लिए यहां पर याद रखना है, भोजन। अगला प्रश्न हमारे लिए है, मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्ष पूर्व पाले जा रहे हैं, है ना? कितने वर्षों से पूर्व यहां पर एक तरीके से पशु पाले जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर 6000 वर्ष। कितने हैं? 6000 वर्ष। सीधा डेटा याद रखना है। गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? क्या दूध होता है? क्या दूध व दही होता है? क्या गोबर व मूत्र होता है? देखो, दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पंचगव्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये पंचगव्य होते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गाय की प्रमुख दुधारू नस्ल क्या नागौरी, खिल्लारी, गिर, हरियाणवी? देखो, नागौरी जो होती है सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल होती है। नागौरी जो होती है वो आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ भारवाही। एक तरीके से अपन पूछा जाए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल कौन सी होती है, तो नागौरी। तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ भारवाही, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ भारवाही यदि आपसे पूछा जाए तो वो होती है नागौरी। ठीक है,
खिल्लारी नहीं होगी, गिर। गिर गुजरात की है, इसका माथा उभरा हुआ उल्टे मटके के समान होता है और कान इसके लंबे पत्ते की तरह लटकते हुए होते हैं, याद रखना है। हरियाणवी जो होती है द्विप्रयोजनीय है, यहां पर आपको पता है द्विप्रयोजनीय है, द्विप्रयोजनीय नस्ल जो होती है वो आप लोग याद रखना है कौन सी होती है, गिर। नेक्स्ट, सॉरी आपके हरियाणवी। मिनिएचर गाय किसे बोला गया है? मिनिएचर आपको पता है बेचौर को बोला गया है, खिल्लारी को बोला गया है, कंगायम और वेचूर। वेचूर जो है आपको याद रखना है सबसे बोनी गाय, यहां पर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो बेचूर जो है ये सबसे केरल की गाय है, सबसे छोटी है, 87 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, तो सबसे बोनी नस्ल आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, अभी अभी बताया था, क्या नागौरी, क्या राठी, क्या हरियाणवी, क्या थारपारकर? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली तो थारपारकर है। नागौरी जो है राजस्थान में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की कौन सी नस्ल? क्या मुर्रा? मुर्रा का दूध सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है मुर्रा दूध इसका। बद्दावरी, जाफराबादी, भारी भरकम नस्ल होती है, भारी भरकम, याद रखना है भारी भरकम नस्ल होती है, भरकम नस्ल है ना, मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। सूरती में आपको पता है हंसियाकार सींग होते हैं, कैसे होते हैं? हंसियाकार सींग। और इसका राइट आंसर बद्दावरी, और बद्दावरी में 12 से 14% होता है। कितना होता है? सबसे ज्यादा वसा जो है बद्दावरी के अंदर। अगला सवाल है, बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को पालते हैं दूध के लिए, मांस के लिए, पश्मीना के लिए, मोहेर के लिए। टोगनबर्ग घाटियों से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये आपको बताना है कि क्यों इसको पालते हैं। तो टोगनबर्ग नस्ल जो होती है ये आपको पता है दूध के लिए, किसके लिए पाली जाती है? दूध के लिए, विशेष तौर से याद रखना है टोगनबर्ग नस्ल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जमुनापुरी नस्ल का बकरी का मूल स्थान। ये क्वेश्चन अभी आपके मॉडल पेपर में इनमें भी था। एटा जिला, इटावा जिला, आगरा जिला, मैनपुरी। देखो इटावा जिला जो होता है ये याद रखना है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। इटावा जिला यूपी का, और यूपी में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है, याद रखना है बच्चों। अगला सवाल है, राजस्थान की मेरुनो नस्ल राजस्थान भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? चोकला को, मारवाड़ी को, अभिवस्त्र को, मालपुरा को। अभिवस्त्र और एक होती है अभिकालीन, ये दोनों नस्लें आप लोगों को याद रख लेनी है बच्चों। कहां से विकसित की गई है? CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चोकला। राइट आंसर चोकला, जिसको हम क्या कहते हैं? एक तरीके से छापर के नाम से जानते हैं। छापर है, इसको सेकावाटी, सेकावाटी के नाम से भी अपन जानते हैं, ये सारे नाम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्ल है ना? ये पुराना डेटा है, बुक के अंदर दे रखा है, उस अकॉर्डिंग इसका आंसर ध्यान रखना है। लगभग 42 नस्ल यहां पर याद रखना है, ठीक है, पुराना डेटा है इसका। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, सबसे ऊंचे वाले होते हैं 10 से 14 से 12, 10 से 12, 7 से 9, और इनमें से कोई नहीं। बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट होते हैं ये सुंदरता के लिए फेमस होते हैं। किसके लिए? सुंदरता के लिए फेमस होते हैं। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल याद रखना है, सुंदर नस्ल होता है, याद रखना है सिंधु इंटू ब्लूची से। किसके संकरण से? यह संकरण भी है किसका? सिंधु इंटू ब्लूची का, है ना। सिंधु और ब्लूची का जो संकरण है याद रखना है, इंटू ब्लूची इसका संकरण है। और इसकी ऊंचाई जो होती है जमीन से 10 से 12 फीट। सबसे ऊंचा ऊंट होता है, याद रखना है, बीकानेरी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान है। ऊंट की बीकानेरी, तो आपको पता है सीधा सीधा पता चल रहा है यहां पर एक तरीके से बीकानेर। कौन सा है यहां पर? बीकानेर, आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्रा बीमारी का प्रमुख कारण है क्या? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आपको पता है एक तरीके से सर्रा बीमारी जो है, सबसे पहले तो हमें यह याद होना चाहिए, ऊंटों की सबसे घातक बीमारी। ऊंटों की सबसे घातक बीमारी जो है वो आपको याद रखना है, सबसे भयानक, सबसे घातक रोग जो है वो आप लोग याद रखना है, कौन सा? सर्रा रोग है। और ये ट्रिपेनोसोमा है ना नामक प्रोटोजोआ जो होता है उसके द्वारा याद रखना है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है ऊंटों का। अगला है, थनैला रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो थनैला रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया से आप लोग याद रख सकते हैं, एगेलेक्सिया, ठीक है।
इससे होने वाला रोग है तो थनैला। इसमें आपको पता है थन सूजकर कड़क हो जाते हैं, आयन और थनों में सूजन आ जाती है, आयन कोमा थनों में क्या होती है, थनों में सूजन आ जाती है, कई सारी बातें हैं, है ना, तो आप लोग याद रखना है, थनैला रोग जीवाणु जनित। अगला क्वेश्चन है दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है, क्या जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज। देखो दुग्ध जवर जो होता है एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिजीज है, चयापचयी रोग है, चयापचयी रोग होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, याद रखना है। और दूध में कैल्शियम की कमी से आप लोगों को यह रोग ज्यादातर देखने को मिलेगा, तो दूध में कैल्शियम की कमी हो जाती है इसके। ये एकमात्र ऐसा शरीर रोग है जिसमें पशु शरीर का तापमान कम नहीं होता, हल्का सा बढ़ जाता है, याद रखना है। कौन सा रोग पशु में गर गर की आवाज, यहां पर थनैला, सर्रा, दुग्ध जवर, गल गोंटू। थनैला में तो थन प्रभावित होते हैं, थनैला में तो थनों में सूजन आती है, थन में सूजन यानी कि थनों में सूजन, ना ये याद रखना। सर्रा जो है ऊंटों का है, ऊंटों का ऐसे ही पता चल रहा है। दुग्ध जवर जो है कैल्शियम की कमी से होता है, गल गोंटू जो होता है हीमोरेजिक सेप्टिक्सीमिया, इसमें पशु जब सांस लेता है तो गुर गुर की आवाज एक तरीके से पशु में आती है, यह हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दुग्ध जवर रोग है क्या जीवाणु चयापचयी क्या विषाणु द्वारा। तो अभी अभी आपको बताया था दुग्ध जवर जो है एक तरीके से पोषक तत्व कैल्शियम की जो कमी होती है इसके द्वारा होता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है, एक तरीके से चयापचयी रोग है, बिल्कुल ब ऑप्शन इसका राइट और सटीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पशु प्लेग, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा, रिंडर पेस्ट। पशु प्लेग का मतलब होता है रिंडर पेस्ट जो है, और इसको पोकनी रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पोकनी रोग भी कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये किससे होता है, क्या विषाणु से होगा, क्या जीवाणु से होगा, प्रोटोजोआ से, इनमें से। देखो ये सब गलत है, विषाणु से आपको पता है। एफएमडी और रिंडर पेस्ट, एफएमडी और रिंडर पेस्ट दो दे रखे हैं आपके बुक में, तो दोनों आपको याद रखना है, एक तरीके से विषाणु जनित रोग है, याद रखेंगे, पशु प्लेग जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है विषाणु की 7 प्रजातियां होती है, एओसी, सेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एशिया सेट। इनसे आपको पता है जो रोग होता है वो आपके कौन सा होता है, खुरपका। तो विषाणु जनित जो रोग है आपको याद रखना है, यहाँ पर एफएमडी रोग होता है। रिंडर पेस्ट और एफएमडी ये दोनों ही विषाणु जनित रोग है, आपके विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है सबसे पहले पैर और एक तरीके से मुंह जो है, इनमें आपको पता है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इनके अंदर आपको पता है छाले हो जाते हैं, याद रखना है। सबसे पहले ये रोग जो होता है पशु के पैरों से स्टार्ट होता है, पशु के पैरों को जब पशु मुंह से चाटता है तो इसका विषाणु मुंह में प्रवेश कर जाता है, इस तरीके से ये रोग संचारित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है डेटा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ष 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता जो है वो कितनी थी, तो 352, कितनी है यहाँ पर 352, इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्ष 2013 में वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है, तो ये भी अपने को याद रखना है, इसका 18%। ये पुराने क्वेश्चन है, आप बुक के अकॉर्डिंग जरूर अपन इनको देख सकते हैं, बाकी नए डेटा के अनुसार आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। बुक का एक बार क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको करवा दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, संपूर्ण बुक के अपन ने यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चंस जो है अपन ने यहाँ पर देखे हैं, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। बोर्ड के एग्जाम में जो आपके 18% आएंगे कहीं ना कहीं वो इन्हीं में से निकल के आएंगे, तो है ना। ज्यादा लंबी वीडियो भी मैंने नहीं ली है, मात्र 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरी बुक के एमसीक्यू मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं इस क्लास को आप निश्चित तौर पे देखेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।